स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिर्जापुर वेब सीरीज के सीजन 3 के लास्ट पार्ट को। मतलब कि इस वीडियो में इस सीरीज के सारे एपिसोड एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिर्जापुर जौनपुर सीमा की बॉर्डर को, जहां पर कि पुलिस को खबर है कि यहां एक लाश मिली है और वो लाश दरअसल में गोलू की है। ऐसा पुलिस वालों का मानना है क्योंकि गोलू की कार यहीं पर पाई गई है। उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया गया है, लेकिन कपड़े और एविडेंस को देखते हुए उन्हें यही समझ आ रहा है कि ये गोलू की डेड बॉडी है। यहीं पर गोलू के पिता भी मौजूद थे। उन्हें यहाँ पर गोलू की घड़ी मिलती है। वो ये सब देखकर तो पूरी तरह से टूट गए थे, इसलिए वो अपनी गन निकालते हैं और उसे अपनी गर्दन पर लगाकर चला देते हैं और खुद की जान ले लेते हैं। यहीं पर गुड्डू भैया भी मौजूद थे और वो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। जिसके बाद पंडित जी जो है वो जेल में ही उस कवि से मिलने के लिए जाते हैं जिसने हाल ही में जेल में लाला को मारा है। पंडित जी उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम्हें उसे मारने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर वो कवि बताता है कि मुझे जौनपुर की तरफ से एक अच्छा ऑफर आया था और उसे घर भी चलाना है, इसलिए उसे ये करना पड़ा, जिसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा मिला है और ये काम दरअसल में शरद शुक्ला ने करवाया था। अब आगे हम कालीन भैया और शरद शुक्ला को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर कि कालीन भैया कहते हैं कि जिस तरह से गोलू की डेड बॉडी जौनपुर बॉर्डर पर मिली है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये काम तुम्हारा है। लेकिन शरद बताता है कि ये काम त्यागी का है और वो नहीं चाहता है कि इसका ब्लेम वो खुद पर ले, बल्कि वो तो अब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। लेकिन उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि गुड्डू भैया को भी ये बात मालूम है और गुड्डू भैया उस पर अटैक जरूर करेंगे। जिसके बाद गुड्डू भैया जो है वो पंडित जी से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। वो यहाँ बताते हैं कि गोलू की डेड बॉडी मिली है, उसे मार दिया गया है और पहली बार गुड्डू भैया अपने पिता रमाकांत पंडित से एडवाइस मांगने आया था। लेकिन ऐसा पहली बार था जब रमाकांत पंडित के पास कोई एडवाइस नहीं थी। लेकिन गुड्डू भैया को तो एकदम क्लियर मालूम है कि उन्हें करना क्या है। वो ढेर सारा असला बारूद इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत सारे आदमी भी, और उन सभी से कहते हैं कि अब सिर्फ हमारा एक ही काम है और वो है जौनपुर पर हमला। हमें जौनपुर को शमशान बनाना है। किसी पर भी शक हो या पर किसी की शक्ल पसंद ना आए तो सभी को मार दो। जिसके बाद गुड्डू भैया से आईजी दुबे मिलने के लिए आता है। दरअसल में वो किसी काम से नहीं आया था, बल्कि वो तो माधुरी भाभी की बात गुड्डू भैया से करवाने के लिए आया था। यहाँ पर माधुरी भाभी गुड्डू भैया से कहती है कि बीना भाभी और लल्ला को हमारे हवाले कर दो तो हम रमाकांत पंडित का केस पर्सनली हैंडल करेंगे और उनकी फांसी भी रुकवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुड्डू भैया कहाँ मानने वाले थे। वो कहते हैं कि आपको जो दिखाए वो कर लीजिए। बीना भाभी कोई उसकी हॉस्टेज नहीं है और रही बात उसके पिताजी की, तो उनके ऊपर तो कोई आंच भी नहीं आ सकती है। यहीं पर हम शरद शुक्ला को भी देख पाते हैं जो कि ये सारी बातें सुन रहा था। तो भाई घर जाकर गुड्डू भैया ये सारी बात बीना भाभी को बताता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हॉस्टेज हैं। लेकिन यहाँ पर हमें असली इरादे के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल में बीना भाभी सबका पत्ता काट कर खुद मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है। तो भाई दूसरी तरफ छोटे जो है बड़े का कैरेक्टर प्ले करके पूरी तरह से थक चुका था। दद्दा कहते हैं कि वो अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसे अपनी बीबी सलोनी को लेकर कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके बाद छोटे जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन सलोनी को कहीं न कहीं अपने पति पर डाउट होने लगा था, इसलिए वो उसका पीछा करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और यहीं पर हमें ये भी मालूम चलता है कि उसने गोलू को इसी स्कूल के नीचे छिपा कर रखा है। यहाँ पर सलोनी भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कि छोटे ने गोलू को छिपा कर रखा है। तो अंदर पहुंचने के बाद वो गोलू से बात करता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसकी भाभी सलोनी मौजूद थी। वो यहाँ पर गोलू को देखती है और शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। जिसके बाद वो अपनी भाभी से कहने लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन तभी भाभी चिल्लाने लगती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है।
तब यहाँ पर छोटे उन्हें भी कमरे के अंदर बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट में आज रमाकांत पंडित के लिए लास्ट हेयरिंग थी, मतलब कि आज डिसीजन सुनाया जाएगा कि उन्हें कौन सी सजा मिलेगी। और कोर्ट के बाहर ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर रमाकांत पंडित को सजा मिलती है तो यहाँ पर गुड्डू भैया जरूर कुछ ना कुछ बवाल करेंगे, और यही प्लान है माधुरी यादव का। तो अब कोर्ट के अंदर जज साहब जो है वो रमाकांत पंडित को सजा सुनाने लगते हैं। उन्हें ऑलमोस्ट सजा मिल चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर रॉबिन उठता है और वो कहता है कि प्रोसिक्यूशन शुरुआत से ही गलत केस लड़ रहे हैं, क्योंकि रमाकांत पंडित और एसएसपी मौर्य गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए गए थे। और उसे ये बात कैसे मालूम, तो वो बताता है कि मैंने ही रमाकांत पंडित को गुड्डू भैया के काले कारनामों, ब्लैक काम और व्यापार के बारे में बताया था और सारे सबूत दिए थे, जिस वजह से वो गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए गए थे। ये बात सुनने के बाद जज साहब अपने डिसीजन को होल्ड पर रख लेते हैं और यहाँ पर गुड्डू भैया कुछ भी नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हो जाने के बाद आईजी दुबे तुरंत ही माधुरी यादव के पास कॉल करके बताता है कि जो हमने प्लान बनाया था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि गुड्डू भैया ने कोर्ट में कोई भी बवाल नहीं किया है। जिसके बाद रॉबिन जो है वो घर पहुंचता है, जहां पर कि वो फैमिली से माफी मांगता है, क्योंकि उसने ये झूठ छिपा कर रखा था। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ रमाकांत पंडित का ही साथ दिया था। वो सभी लोग गले मिलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने रॉबिन को माफ कर दिया था। और तभी यहाँ पर गुड्डू आता है। गुड्डू यहाँ पर रॉबिन से बात करता है, क्योंकि रॉबिन ने उसे झूठ कहा था। उसके ऊपर जितना भरोसा किया था उसने सारे भरोसे तोड़ दिए थे और उसने उसकी फैमिली भी पूरी तरह से अपना ली है। बाद में यहाँ रॉबिन गुड्डू भैया को बताता है कि मेरे पास उस दिन गोलू भी आई थी, लेकिन गोलू को उसने वार्न किया था, लेकिन वो नहीं मानी और अपना अकाउंट क्लोज करके सारा पैसा निकाल कर ले गई। ये सारी बातें सुनने के बाद तो गुड्डू भैया पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि उसने ये बात गुड्डू भैया को नहीं बताई, क्योंकि वो इतने दिनों से गोलू को ढूंढ रहा था। इसलिए उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रॉबिन की दोनों आंखें फोड़कर उसकी जान ले लेते हैं। और ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ छोटे ने तो भागने की प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि भाभी के सामने उसका सच सामने आ गया था। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ सामने आती है। छोटे उनसे कहता है कि मैं इतने दिनों तक आपके साथ रहा, क्या आप मुझे नहीं पहचान पाई कि मैं बड़े हूँ या छोटे? लेकिन माँ कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम छोटे हो, लेकिन वो ये भी जानती है कि उसका सिर्फ अब एक बेटा बचा है और अब वो इस बेटे को कभी भी नहीं खोना चाहेंगे। घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े उठाता था, इसलिए तुम्हें बड़े बनकर ही रहना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलू जो है वो भाभी से बात कर रही थी। वो कहती है कि छोटे तुम्हें भी मार देगा, लेकिन यहाँ पर भाभी कहती है कि तुम गोलू हो तो तुम्हारी लाश तो 4-5 दिन पहले जौनपुर बॉर्डर पर मिली थी। ये सुनने के बाद अब गोलू को ऐसा लगता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए, इसलिए वो भाभी को यकीन दिला देती है कि छोटे उन दोनों को ही जान से मार देगा। इसलिए वो यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और सबसे पहले वो गोलू की हथकड़ियों को खोलते हैं और फिर गोलू भाभी से कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, कि तुम्हें छोटे का ध्यान भटकाना है, जिसके बाद वो सब कुछ संभाल लेगी। अब आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो है वो गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गुड्डू भैया ने रॉबिन की जान ले ली है। यहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और जरीना बीना भाभी की फैमिली को लेकर वहाँ से भी आ जाती है। तो वहीं जेपी यादव को मालूम चलता है कि जरीना जो है वो मिर्जापुर वापस आ चुकी है, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि किसी भी हालत में जरीना को पैसे खिलाकर यहाँ पर लेकर आओ। और बीना भाभी को त्रिपाठी भवन से लेकर एक अच्छे घर में लेकर आ गए थे, जहाँ पर कि अब वो पूरी तरह से सेफ है। वैसे तो बीना भाभी वहाँ भी पूरी तरह से सेफ थी। और यहाँ शरद शुक्ला और माधुरी यादव बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि गुड्डू पंडित जो है वो अब उनकी हिरासत में है। जो काम वो बहुत महीनों सालों से करने का सोच रहे थे, वो काम उसने खुद कर दिया। तो यहाँ पर गुड्डू हिरासत में तो आ चुका था, लेकिन शरद चाह रहा था कि गुड्डू को उसके हवाले किया जाए, ताकि वो उसे मार कर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ सके। तो भाई जेपी यादव का आदमी जो है वो जरीना के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल काम है, और वो उसे ढेर सारा पैसे देता है, जिसके लिए जरीना भी ये काम करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद माधुरी भाभी गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल पहुंचती है, जहाँ पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि वो मुन्ना भैया के लिए बहुत खुश है। वो सिर्फ 2 ही बार मुन्ना भैया को देखकर खुश हुआ था,
एक तो कॉलेज में जब वो उनकी तरह बनना चाहता था, और एक आज जब उसकी पत्नी जो है वो उसके लिए कुछ कर रही है। अगर आज मुन्ना भैया होते तो वो तुम पर जरूर प्राउड फील करते। जिसके बाद माधुरी यादव पुलिस वालों को गुड्डू भैया को 3rd डिग्री देने का ऑर्डर दे देती है। अब छोटे उस खुफिया रूम में जाता है जहाँ पर कि वो अपनी भाभी से कहता है कि आप यहाँ से चली जाओ, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर गोलू और भाभी ने कुछ प्लान रचा है। जैसे ही भाभी यहाँ से जाने लगती है तो गोलू अपनी हथकड़ियों को खोलकर तुरंत ही उन्हें धक्का देकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू के ऊपर फायरिंग करता है, पर भागते वक्त गोलू ने एक नुकीले कांच से भाभी की कलाई काट दी थी, जिस वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ गोलू को भी एक गोली लग चुकी थी, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुड्डू भैया की पिटाई का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। यहाँ के लोकल गुंडों से कह दिया गया है कि अगर वो गुड्डू भैया को अधमरी हालत में करते हैं तो उन्हें 1 हफ्ते बिरयानी मिलेगी। ये सुनने के बाद तो सभी लोग गुड्डू भैया पर टूट पड़ते हैं, लेकिन गुड्डू भैया उन सभी को बेरहमी से मार कर उन्हें ही 3rd डिग्री दे देते हैं। लेकिन यहीं पर अभी भी एक और आदमी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे बिरयानी के अलावा कुछ और लालच दिया जाता है। तब वो गुड्डू भैया के पास जाता है और वो गुड्डू भैया को 5 मिनट के अंदर ही चित कर देता है। तो गुड्डू भैया की यहाँ पर अधमरी हालत हो चुकी थी। पुलिस वाला आकर उसकी फोटो लेकर जाता है। अब रात को माधुरी वीना भाभी को खाने पर बुलाती है, जहाँ पर कि वीना भाभी उनके सामने ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे गुड्डू भैया ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किए हों। तो माधुरी उन्हें बताती है कि गुड्डू की हालत तो जेल में बहुत बुरी है, और वो उनकी अधमरी वाली फोटो भी वीना भाभी को बताती है। अब वहाँ डिम्पी जो है वो जेल में अपने पिता से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर रमाकांत पंडित डिम्पी को कुछ सबूत देते हैं, और उन सबूत के द्वारा ये बात मालूम चलती है कि माधुरी यादव के पिता को दरअसल में शरद शुक्ला ने ही मारा है, और अब ये सारे एविडेंस यहाँ पर डिम्पी के पास मौजूद है। वहाँ गुड्डू भैया के जेल चले जाने से उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। यहाँ पर मजदूरों को दिहाड़ी देने के भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन तभी यहाँ पर गोलू आती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो जिंदा थी, और इतने दिनों तक अंदर रहने के बाद उन्हें कुछ बातें मालूम चलती है कि जैसे गुड्डू भैया जेल जा चुके हैं और उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। और ये सारी चीजें देखकर तो गोलू की आंख भर आती है। तो अब उसे किसी भी हालत में गुड्डू भैया को जेल से निकलवाना था, इसलिए वो तुरंत ही जेपी यादव से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक वही आदमी है जो कि उन्हें बाहर निकलवा सकता है। यहाँ जरीना जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए जाती है, और यहाँ उसे हैरानी होती है कि वो यहाँ पर जेपी यादव से मिलने के लिए आई है। जेपी यादव कहता है कि हमारे पास एक ऑफर है कि अगर वो इस सरकार को गिराने में हमारी मदद करती है तो उसे मुंह बोली रकम दी जाएगी। ये सुनने के बाद जरीना भी मान जाती है और आज रात यहीं पर रुकने का प्रोग्राम बनाती है। तो अगले दिन माधुरी भाभी की स्पीच थी, वो अपनी स्पीच दे रही थी, तो वहीं जेपी यादव और उसके मंत्री जो है वो सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जरीना जो है वो शरद शुक्ला के पास चली जाती है और सब कुछ बता देती है, जिससे कि ऑपोजिशन वाले पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। शरद शुक्ला कहता है कि अगली बार अगर कुछ करने की कोशिश की तो वो सभी को मार देगा। तो जेपी यादव को एक बार फिर से जरीना ने बना गई बेवकूफ, और फिर रात को गोलू जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए आती है। लेकिन अब जेपी यादव किसी के लिए भी काम नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर गोलू कहती है कि एक हम ही थे जिसके पास कोई पावर नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने मिर्जापुर का सफाया किया है, इसलिए आप अगर हमारी मदद करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वहाँ डिम्पी जो है वो सारे एविडेंस लेकर माधुरी भाभी के पास पहुंचती है और बताती है कि उसके पिता का मर्डर दरअसल में शरद शुक्ला ने किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद माधुरी भाभी पूरी तरह से शॉक्ड रह चुकी थी, क्योंकि वो शरद को पसंद करने लगी थी और उसके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास भी करने लगी थी। अब रात को माधुरी भाभी से मिलने के लिए शरद शुक्ला आता है। उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और शरद शुक्ला यहाँ पर भाभी को बता देता है कि कालीन भैया जिंदा है और वो उसी के पास है। तब यहाँ पर माधुरी भाभी कहती है कि वो कालीन भैया से मिलना चाहती है और वो भी एकदम अकेले, जिसका प्रबंध वो शरद शुक्ला से करवाने के लिए कहती है। अब उसी रात यहाँ पर माधुरी भाभी बीना भाभी से मिलने के लिए जाती है। वो उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बीना भाभी माधुरी भाभी से कहती है कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है और अगर वो सपोर्ट करे तो ये हो सकता है। माधुरी भाभी यहाँ पर उन्हें बताने आई थी कि कालीन भैया जिंदा है, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो चुप हो जाती है। वहाँ शरद ये सारी बातें कालीन भैया को बताता है, लेकिन कालीन भैया का कहना ये है कि वो माधुरी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर
शरद कहता है कि उसे माधुरी पर पूरा विश्वास है और वो पूरी तरह से हमारी साइड भी है। जिसके बाद कालीन भैया और माधुरी भाभी मिलते हैं। यहाँ पर कालीन भैया माधुरी से कहते हैं कि शरद ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ किया था। माधुरी भाभी कहती है कि तुमने हमेशा वही किया जो तुम करना चाहते थे, तुमने अपने बेटे की तो कभी सुनी ही नहीं। तो अब अगर तुम गुड्डू पंडित चाहते हो और अपनी फैमिली चाहते हो जो कि हमारी हिरासत में है, तो वही करना होगा जो हम कहेंगे। अब आगे हम रात को देखते हैं कि पूर्वांचल की गद्दी पर कौन बैठेगा, उसी की मीटिंग को देख पाते हैं। यहाँ पर प्रदेश के सारे बाहुबली आए हुए थे। मुनावर कहता है कि पूर्वांचल की गद्दी पर बैठने के लिए उसे कोई योग्य नहीं दिख रहा है, इसलिए मिर्जापुर को भी पश्चिमी संभालेगा। लेकिन ये सब कुछ जौनपुर का बाहुबली शरद शुक्ला होते हुए नहीं देखना चाहता था। वो कहता है कि ऐसा तो वो कभी होने भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस गद्दी के सिर्फ और सिर्फ हम ही योग्य हैं। ये बात कहने के बाद तभी यहाँ पर एंट्री होती है कालीन भैया की। कालीन भैया यहाँ पर एंट्री मारते हुए कहते हैं कि आप हमें भूल तो नहीं गए। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा और वो है शरद शुक्ला, क्योंकि वो उसे वचन दे चुका है। तो वो शरद शुक्ला को इस गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी गन निकालते हैं और शरद शुक्ला को शूट करके उसकी जान ले लेते हैं। तब यहाँ पर गन फाइट होने लगती है और सारे बाहुबली आपस में झगड़ने लगते हैं। तब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो सारे बाहुबलियों को मार गिराते हैं, क्योंकि कालीन भैया ने माधुरी से हाथ मिला लिया था। जिसके बाद वीना भाभी को एक सरप्राइज दिया जाता है और उन्हें कालीन भैया से मिलाया जाता है। यहाँ पर वीना भाभी को ऐसा लग रहा था कि कालीन भैया को उसकी असलियत के बारे में सब कुछ मालूम चल गया होगा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। बाद में कालीन भैया गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद अब वो सारा मामला खत्म करना चाहते थे, लेकिन मालूम चलता है कि जेल में दरअसल में गुड्डू भैया है ही नहीं, वो तो यहाँ से भाग चुका है और यहाँ पर कोई और ही था। तो गुड्डू भैया यहाँ पर सही सलामत निकल चुके थे। उन्हें निकलवाने में जेपी यादव ने मदद की थी, वो भी गोलू के कहने पर। तो यहाँ पर दोनों ही सही सलामत निकल चुके थे। दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर मकबूल को, और मकबूल को दरअसल में वीना भाभी ने याद किया है। और इसी के साथ मिर्जापुर का सीजन 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और सारे सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया है। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।